चलो पहले हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? इंक्रीज ब्लड प्रेशर. अब ये इंक्रीज कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज तो बहुत सब्जेक्टिव है. वी नीड टू बी स्पेसिफिक ना कि क्या होता है हाइपरटेंशन. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 millimeters of mercury. So what is hypertension? Is it like 121 जिसको होगा उसको hypertension है? 140/90. So the learning objectives for today's session ये इसलिए outline होता है क्योंकि इसी में से question बनता है. जो भी आपको पढ़ना है इसी हिसाब से पढ़ना है. So at the end of this session you should be able to classify drugs. Full question आता है. Classify drugs used for hypertension based on the mechanism of action. Write the therapeutic use, mechanism of action, therapeutic uses, adverse effects and contraindications of any one class. जैसे कि centrally acting antihypertensive, vasodilators, diuretics, alpha blockers, beta blockers, CCBs, ACE inhibitors, ARBs. Then क्योंकि हाइपरटेंशन अकेला नहीं होता है. देयर आर इंस्टेंसेस जबकि कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, है ना. कोई यूजुअली हम ये बोलते हैं ना कि एस्थमा, वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है. वंस यू स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन वो आपको लाइफ लॉन्ग खाना होता है. तो ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन का कोर्स किया और हम ठीक हो जाएंगे, वायरल है एंटीबायोटिक खाया. ये लाइफ लॉन्ग खानी है. तो कोई भी ड्रग खाते वक्त हमको उसका एडवर्स इफेक्ट ध्यान में रखना होगा. क्योंकि हम कोई ऐसी ड्रग अगर पेशेंट को देंगे जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको नींद नहीं आ रही है, वो क्यों खाएगा? क्योंकि हाइपरटेंशन एज सच कोई सिम्टम नहीं होता. पेशेंट को पता नहीं चलता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि उसको बीपी एलिवेटेड है. वो तो कुछ प्रेसिपिटेट करता है या रूटीन चेकअप में जाता है, तब उसको पता चलता है कि यस ही हैज हाई बीपी. तो वो क्यों खाना चाहेगा वो दवाई? सो फॉर एनी रीजन अगर हम कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टू अ पेशेंट, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर ना हो. एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर हैं उसको, जैसे एंजाइना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डायबिटीज है, एस्थमा है, गाउट है, ओबेसिटी है, तो कौन सी ड्रग्स उसको दें ताकि उसकी ये दूसरी बीमारियां एग्जैजरेट ना हो जाएं या वर्सन ना हो जाएं. Then hypertension during pregnancy is itself a big entity in itself, बहुत complicated है. There are instances कि pregnancy से पहले ही वो hypertensive होती है और वो pregnant हो गई, और a normotensive woman during pregnancy becomes hypertensive due to gestation. तो दोनों इंस्टेंसेस में हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए? क्यों? क्योंकि क्या सोचना है हमें प्रेगनेंसी में ड्रग देते वक्त? टेराटोजेनिसिटी. कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि वो फिजिकल या मेंटल ग्रोथ उसका इम्पेयर कर देगी फीटस का, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन कर देगी. तो इसीलिए हम नहीं, प्री टर्म लेबर कर दिया तो हम वो नहीं दे सकते. एंड देन isolated systolic hypertension and pulmonary hypertension. So hypertension is defined as raised systolic blood pressure or diastolic blood pressure or both. कई बारी होता है कि isolated systolic hypertension होता है, सिर्फ systolic BP high है, diastolic normal है. So normal is 120/80 when systolic is more than 140 millimeters of mercury or diastolic is more than 90 millimeters of mercury. It is labeled as hypertension. इतना लेट क्यों आ रहे हो? आओ. तुम क्या अभी आ रहे हो क्या घर से? हाँ, अभी आ रहे हो घर से? क्यों? सुबह से क्लास नहीं थी? कोई क्लास नहीं थी? ओके. सो सी, अभी कोई हम पेशेंट अपने पास आता है, तुम अब बैठे हो हॉस्पिटल में और पेशेंट कोई आया, तुमने उसका कफ बांधा और उसका बीपी आ रहा है 140/110. तो पहली बार में उसको हाइपरटेंशन नहीं है. हो सकता है वो हॉस्पिटल में आके हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, या हो सकता है उसने इमरजेंसी में कोई एक एक्सीडेंट केस देख लिया है, उसकी वजह से उसे एंजाइटी हो गई है, उसकी वजह से उसका बीपी. देयर मे बी मेनी रीजंस फॉर राइज इन बीपी, शॉर्ट टर्म राइज. तो हम क्या करते हैं, परसिस्टेंट, अगर 7 डेज या रेगुलर चेकअप के बाद में भी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद में भी अगर उसका बीपी परसिस्टेंटली हाई है, तब अपन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं. सो दिस हाइपरटेंशन इज नॉट ओनली वन रीडिंग. persistently रीडिंग जब हाई आएगी तब अपन उसे लेबल करेंगे दैट पर्सन इज हाइपरटेंसिव. सो देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन. सबसे पहला एसेंशियल और प्राइमरी. एसेंशियल और प्राइमरी का मतलब है कोई कारण नहीं है बट द पर्सन इज हाइपरटेंसिव. और सेकेंडरी का मतलब एज द नेम सजेस्ट, सेकेंडरी टू सम डिजीज प्रोसेस. पेशेंट को कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया. कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल? यस, किडनी डिजीज. किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. कौन कौन से ऑर्गन्स है जो बीपी रेगुलेट करते हैं?
किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ओके, एंड ब्रेन। ये 4 ऑर्गन हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं, किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर आप गार्गलिंग थोड़ा बहुत करते हो, पानी देते हैं अपन, जब अपन नया पाइप लेके आते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो उससे अगर आप हम दबाएंगे खूब तेज पानी, धीरे धीरे जब वो धूप में रखा रहता है, वो जब सूख जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो द सेम थिंग हैपेंस विद आवर ब्लड वेसल्स। अपनी ये ब्लड वेसल्स वो पाइप की तरह ही है, जो पानी का पाइप है। अगर हम जब यंग है, हमारी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर फ्लेक्सिबल, तो ब्लड का प्रेशर अगर एक्सर्ट भी ज्यादा करेगा तो वो आराम से खींचेगी। पर आप कचरा खा रहे हैं, बर्गर, चीज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा स्ट्रेस, ये सब आपकी ब्लड वेसल की वॉल को स्टिफन करता है। स्टिफ करने की वजह से क्या होगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो जब ब्लड उस पर प्रेशर मारेगा तो वो खिसकेगी नहीं, वो चौड़ी नहीं होगी, वो और जोर से रिबाउंड करेगी, दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर का एज सच कुछ हमें सिम्टम नहीं होता है जब तक कि कोई ऑर्गन जैसे हार्ट है या ब्रेन है अफेक्ट हो जाए, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता है। सो सेकेंडरी में एक किडनी, एनीथिंग एल्स? आपने पूरा फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो, कोई जगह से अपन ने एएनएस पढ़ा है क्या? कोई चीज बीपी नहीं बढ़ाती? अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो कोई बीमारी नहीं होती है क्या? तुमने उसमें कुछ नहीं पढ़ा था? फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ना, ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, वहां पे एक्सेसिव कैटेकोलामीन्स होंगे, तो देन और बताओ। शॉक में तो बीपी कम हो जाता है, परफ्यूजन कम होता है ना, हाइपोटेंशन होता है शॉक में, हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। और बताओ, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। डायबिटीज मेलाइटिस, कैसे कैसे वो कैसे बीपी बढ़ाएगी? नहीं, इंसुलिन नहीं। बिसाइड दिस, मैं भी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सी डिजीजेस है। बिसाइड दिस, स्ट्रेस, सोडियम इंटेक, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग, दीज आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सोडियम इंटेक हमने बहुत बार सुना है, आजकल हम सब, शायद तुम लोग तो अभी यू आर टू यंग फॉर ऑल दिस, बट यूजुअली बहुत सारे लोग बिफोर कोई सिम्टम होए सॉल्ट थोड़ा लोअर साइड कर देते हैं, शुगर अवॉइड करने लग जाते हैं। कुछ नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बट जस्ट फॉर बीइंग हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती तो कम से कम आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करें। सॉल्ट की क्या होता है? सॉल्ट से रिटेंशन क्यों हो जाएगा? वो ब्लोटिंग होएगा उससे, तो वो हाइपरटेंसिव नहीं है। सॉल्ट इंटेक अगर ज्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेस द स्टिफनेस ऑफ द वेसल वॉल। जो ब्लड वेसल की वॉल है ना, उसकी स्टिफनेस बढ़ा देता है सोडियम। यही कारण है कि जब अपने पास कोई पहली बार आता है ना मरीज हाई बीपी के साथ में, अपन उसको बोलते हैं आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपना रूटीन सही करो, स्ट्रेस कम करो, और आप नमक कम खाओ, अल्कोहल, स्मोकिंग छोड़ो। ये सब चीजें इसलिए क्योंकि नमक से स्टिफनेस बढ़ता है। स्टिफनेस बढ़ेगा तो कंप्लायंस कम हो जाएगा। कंप्लायंस यानी जो प्रेशर मार रहा है ना ब्लड, तो वो खींचेगी नहीं, वो रिकॉइल नहीं करेगी, वो वहीं पर ही जोर से दीवार पर रहेगी कि नहीं मैं नहीं हिल रही हूँ, तो स्टिफनेस अपनी कम होती है। तो डायूरेटिक भी यही करते हैं। आपने डायूरेटिक पढ़े थे? कौन से वाले डायूरेटिक? सॉल्ट का वो करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। क्या कोई भी हाइपोनेट्रीमिया करता है डायूरेटिक? बच्चों एक बात याद रखना, अब डायूरेटिक जितने भी होते हैं वो मेनली यही सब चैनल ब्लॉक करते हैं। सोडियम क्लोराइड करता है थायराइड, या फिर ये जो लूप डायूरेटिक्स है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड करते हैं। पर जब ये उसको इनहिबिट करते हैं और जो लूमेन में सोडियम जाता है कि अभी यूरिन में चले जाएगा, बाहर एक चेक पोस्ट होती है लीन गेट पे। कौन सी चेक पोस्ट होती है? सोडियम पोटेशियम। कौन सी चेक पोस्ट होती है जो अपनी बॉडी से सोडियम को नहीं जाने देगी किडनी में? कलेक्टिंग टिश्यू में क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो नहीं जाने देगी तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा पेशेंट को। हाइपोनेट्रीमिया नहीं हो सकता है। ये चीज डायूरेटिक में हमारी बॉडी में जैसे थायराइड्स हैं वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट करते हैं, थायराइड्स हैं वो सोडियम लूप डायूरेटिक में सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को करते हैं, लूप ऑफ हेनले में।
तो उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम वो सारा का सारा लूमेन में आ जाता है, और वो लूमेन में जो भी चीज है वो यूरिन में जाएगी। पर जब वो लूप से डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएगी, तो वहां पे चेक पोस्ट है कि कौन कौन जा रहा है बाहर, चेक कराओ मुझे। तो वो चेक पोस्ट पे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पूरा नहीं होता है, थोड़ा तो रहेगा, बट हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा। उसकी जगह पोटेशियम और हाइड्रोजन की बलि चढ़ती है ना, टू मेंटेन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कि पॉजिटिव आयन ज्यादा ना रीअब्सॉर्ब हो जाए, पोटेशियम और हाइड्रोजन चले जाता है। यही कारण है कि डायूरेटिक एंड थायराइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। एसिडोसिस करेंगे, जब हाइड्रोजन चले गया है तो एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करेंगे ना, हाइड्रोजन भी चले गया ना बाहर, हाइड्रोजन कम हो गया तो एल्किलोसिस होएगा, ठीक है। सो सेकेंडरी कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, रीनल, एंडोक्राइन या वैस्कुलर। वेसल की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या एंडोक्राइन, ये तो तुम मुझे बैठकर देखते हो ना, ये लिखना शुरू कर दो तुम लोग सबके सब, समझे, पढ़ना शुरू कर दो, अब बहुत हो गया है, इनफ। सबसे पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज, देन प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कौन सिंड्रोम अगर है, देन रीनोवैस्कुलर डिजीज, किडनी में उसकी वैस्कुलेचर में कोई, नो टॉकिंग। ये ब्लैक टी शर्ट इधर आके बैठो आगे। देन क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी, जो पेशेंट जैसे एस्थमा के मरीज हैं, रोज उनको इनहेलर लेना पड़ रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, हमेशा सीवियर एस्थमा रहता है, तो उनको भी, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वहां वो स्टेरॉइड खा रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड्स का ये एक बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी होती है स्टेरॉइड से, ठीक है। या कशिंग सिंड्रोम उसको पेशेंट को है, उसके नॉर्मली आइट्रोजेनिक नहीं है, उसका नॉर्मली इम्बैलेंस है कि उसका ओवर एक्सक्रीशन हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। देन फियोक्रोमोसाइटोमा, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, देन थायराइड और पैराथायराइड डिजीज, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते सोते ना सांस रुक जाना, कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम होता है, उसमें भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। एंड ड्रग इंड्यूस्ड, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बीपी बढ़ा सकती हैं और एनी अदर रिलेटेड कॉज। नाउ व्हाई ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज डैमेज जो होता है वैस्कुलर एंडोथेलियम को ड्यू टू रेज्ड हाइपरटेंशन, इसकी वजह से अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, इस्टेमिक हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ेंगे, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है सडनली। हम नहीं सुनते कई बारी, वो तो बिल्कुल ठीक थे, सोते सोते ही चले गए, क्योंकि उन्होंने कभी चेकअप ही नहीं कराया, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर क्या चल रहा है। तो रूटीन चेकअप, मेडिकल चेकअप आफ्टर 40 सबको कराना चाहिए, ठीक है। देन इंक्रीज लोड जो हार्ट पे पड़ेगा ड्यू टू हाई बीपी, इट कैन कॉज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर and hypertension, even asymptomatic needs treatment because the vital organs are affected। ये vital organs हैं जिनका परफ्यूजन अगर कम ज्यादा होएगा तो फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, तो इसीलिए इट नीड्स ट्रीटमेंट। इसको छोड़ देते हैं। नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजी ऑफ बीपी कंट्रोल, आप पढ़ चुके हो कि जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है अपना, अक्यूट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर करता है ना। जब हमारे को स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर अपना राइज हो जाता है। वाइल लॉन्ग टर्म रेगुलेशन किससे होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इस पे फुल क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम रास एंड एन्यूमरेट द ड्रग्स अफेक्टिंग इट। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो रास पे काम करती है, पढ़ा है आपने रास पहले। Angiotensin is converted into angiotensin 1, angiotensinogen is converted into angiotensin 1। फिर हाँ बोलो, तुम्हें आ गया, बोलो आगे, आगे बताओ। जो एंजियोटेंसिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। अरे एंजियोटेंसिन 1 किस में होता है, समझी नहीं मैं। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। हाँ, फिर बाय द हेल्प ऑफ रेनिन।
रेनिन, अभी तो ये रेनिन बोल रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन पे काम करके एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। तुम बताओ। जीएफआर जब डाउन होता है तो उसको जेडी सेल्स सेंस करती है, सेंस करने के बाद रेनिन रिलीज होता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में होता है, देन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है। वो फर्स्ट सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है? वो लंग्स के एंडोथेलियल सेल से क्या सिक्रीट होता है? एस। इसका होता है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। बस एक ही काम करता है वो। एल्डोस्टेरोन करता है। और क्या करता है? एनीवन वांट्स टू ऐड? सोडियम रिटेंशन। और कुछ? सोडियम एंड वाटर। सोडियम जब भी ये वाटर साथ में आता है, सोडियम ऑस्मोटिक होता है, जहां जहां सोडियम जाएगा वाटर साथ जाएगा। बैठ जाओ। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, अपन पहले रास पढ़ते हैं। सो मेनली 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर फॉर हाइपरटेंशन। अपन क्लासिफिकेशन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर तुम्हें मेजरली 4 कैटेगरीज याद होने चाहिए। उन 4 को अपन तोड़ेंगे। जैसे डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में क्या क्या पढ़े थे हमने जो हाइपरटेंशन में यूज हो सकते हैं? थायराइड, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम स्पेयरिंग का मेनली काम ये है कि क्योंकि थायराइड्स और लूप डायूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि एरिथमिया ना हो जाए, इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अपन साथ देते हैं। तो ये 3 ही होते हैं ना, ठीक है। अब और सिंपैथोप्लेजिक्स। प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, है ना। तो कोई भी सिंपैथोलाइटिक तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं? बोलो। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। इसके अलावा हमने गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़े थे, ठीक है। देन वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में आर्टीरियोलर डायलेटर्स हो सकते हैं एंड कंबाइंड आर्टीरियोलर प्लस वीनोडाइलेटर्स होते हैं। और चौथा है रास। जो ड्रग्स हैं जो रास पे काम करेंगे। अगर हम इन 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली कर लेंगे ना, तो काफी कुछ क्लासिफिकेशन अपना कवर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप निकलेगा। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एंड बीटा। और इसके अलावा एक सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक भी होता है जो ब्रेन के लेवल पे कम करता है, सिंपैथेटिक से आउटफ्लो को कम करता है। सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन, यहाँ मैंने सिर्फ ड्रग्स लिखी है और एक एक लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला डायूरेटिक्स। अब मैंने सबसे पहले क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर हाइपरटेंशन के साथ आता है, तो पहले तो अपन उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन बोलते हैं। देन उसके बाद भी अगर उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ डायूरेटिक। कौन सा डायूरेटिक? थायराइड। व्हाई नॉट लूप डायूरेटिक? एफिकेशियस हो जाए तो वो देना चाहिए हमें। अगर वो ज्यादा एफिकेशियस है तो हम वो क्यों नहीं देते? यस, वो राउंड द क्लॉक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं लाता है। आपने लैसिक्स का नाम सुना? हॉस्पिटल जाके लैसिक्स लगा दो, लैसिक्स लिखा होता है, नहीं सुना? लैसिक्स इज फ्यूरिसमाइड जो लूप डायूरेटिक है। और मोस्ट कॉमनली अपन लूप डायूरेटिक कब देते हैं? इडीमा। कौन सा इडीमा? पल्मोनरी इडीमा हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इन सब जगह अपन लूप डायूरेटिक देते हैं। थायराइड्स आर मेनली यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। आपको थायराइड का यूज बोलना है, नंबर 1 आप हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर आपको लूप का बोलना है, नंबर 1 आप इडीमा से ही शुरू करेंगे। पल्मोनरी इडीमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सारी चीजें आप बोलेंगे। सो थायराइड में हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड। हाई सीलिंग में फ्यूरिसमाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग में स्पाइरोलेक्टोन, ट्राइमटोरिन एंड अमीलोराइड। देन ड्रग्स विच ब्लॉक रास। इसमें नंबर 1 ड्रग्स विच ब्लॉक रेनिन रिलीज। रेनिन का सिक्रीशन कब होता है? कोई स्टिमुलस होता है तभी होता है। कौन सा? जीएफआर कम हुआ, यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी या तो बढ़ गई तो रेनिन रिलीज होगा। अगर वॉल्यूम कम हुआ, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ तो होगा, या सोडियम कम हुआ मैक्यूला डेंसा में तो भी रेनिन रिलीज होगा, ठीक है। तो ड्रग्स विच ब्लॉक रेनिन रिलीज आर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स रेनिन रिलीज कम करते हैं क्योंकि वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर देते हैं।
सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रेनिन रिलीज होगा, और दो चीजें कम होंगी, या तो ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, या फिर सोडियम इन मैक्यूला डेंसा, तो रेनिन रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर रहा है। तो जब वो चीज कम होगी तभी तो वो स्टिमुलेट होगा ना, अदरवाइज होगा ही नहीं। देन नंबर 2 इज ड्रग्स विच ब्लॉक प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। इसमें आता है एलिस्किरिन, ये रेनिन इनहिबिटर होता है। एलिस्किरिन इज अ रेनिन इनहिबिटर, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है ये, है ना, रेनिन को। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसमें सारे प्रिल से खत्म होने वाले, सबका सफिक्स प्रिल है। कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रैमीप्रिल, फॉसिनोप्रिल, सारे प्रिल प्रिल वाले एस इनहिबिटर्स, या ACEI लिखा होता है, तो आप समझ जाएं एस इनहिबिटर्स। देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। ये पहले COD में कुछ फर्क समझ आ रहा है तुम्हें? क्या फर्क है दोनों में, तुम अपनी समझ से बताओ। वो तो इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहा है कि एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, और जो D है वो एंजियोटेंसिन 2 बन तो गया है, पर वो जब रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा ना, उस रिसेप्टर को उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, दोनों में फर्क ये है कि ARB इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन होता है? स्पाइरेनोलैक्टोन, ये हमको ऑलरेडी पता है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई को भी कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज स्टैंड अप और रेज योर हैंड कि मैम नहीं समझ में आया। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, सो ड्रग्स विच ब्लॉक रास में 5 कैटेगरीज आ गई। ठीक है, अपन ने पहले डायूरेटिक कर लिया और दूसरा करा ड्रग्स विच ब्लॉक रास। देन नेक्स्ट क्या आएगा? ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, हमने पढ़ा था ना, ट्राइमिथाफैन, हेक्सामिथोनियम, कहाँ पढ़े थे? NN रिसेप्टर ब्लॉकर थे, ANS में पढ़े थे हमने निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे, सिंपैथेटिक गैंग्लिया को, तो बीपी कम होएगा। देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, सिर्फ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे काम करेगा, गुआनिथिडीन, ब्रिटाइलियम और रेसरपीन। वेसिकुलर अपटेक को इनहिबिट करता है कैटेकोलामीन्स का, है ना, तो क्या करता है ये, कैटेकोलामीन्स को डिप्लीट कर देता है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि कैटेकोलामीन ही नहीं बनेगा तो कहां से काम होएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। देन ड्रग्स एक्टिंग ऑन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, इसमें अल्फा ब्लॉकर्स आएंगे, बीटा ब्लॉकर्स आएंगे, और कंबाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आएंगे। कंबाइंड वाले लंबे लंबे नाम है, लाबीटालॉल, कार्वेडिलॉल, बाकी सब स्पेसिफिक। देन नेक्स्ट है वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में आर्टीरियोलर डायलेटर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपकी KD त्रिपाठी में एक अलग कैटेगरी लिखी है, पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली वेजोडाइलेटर्स हैं, या आर्टीरियोल्स को डायलेट करते हैं। ये कैसे? क्योंकि देखो कुछ चीज है ना, अपना बेसिक जो कंसेप्ट बना हुआ है ना शुरुआत से, कि ब्लड वेसल में कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, कि अगर एक्शन पोटेंशियल आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होएगा, पोटेशियम का इफ्लक्स होएगा, फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होएगा, और वो कैल्शियम अंदर आके क्या करेगा, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कैल्शियम को रिलीज कराएगा, और मायोसिन लाइट चेन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन करेगा, उससे वो स्लाइडिंग होएगा मायोसिन एक्टिन का, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ब्लड वेसल की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब कैल्शियम चैनल को अपन ब्लॉक कर देंगे तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं होगा, वेजो डायलेटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे को याद रखना है कि क्या होता है। देन आर्टीरियोलर प्लस वेनोडाइलेटर्स में एक ही होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मेनली यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। कैसे देंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में? ये आगे बैठ के मार्क्स में कौन से रूट से दोगी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में? IV से देंगे। तो ये IV इन्फ्यूजन ही लगता है, इसका ओरली नहीं अवेलेबल होता, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन्फ्यूजन होता है और उसी वक्त लगता है। देन पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स में आता है डायज़ॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल, पिनासिडिल एंड निकोरांडिल। ये जितनी भी क्लासेस है ना ड्रग्स की, अभी आपने आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हो CBS का, बट डायूरेटिक अभी आपके पूरे के पूरे वहां से उठ के आ गए 3। ठीक है, अभी आप जब एंजाइना पढ़ेंगे
तब सेम ये एस इनहिबिटर्स, एआरबीज पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, सीसीबीज पढ़ेंगे, देन सीएचएफ पढ़ोगे, अगेन ये सब रिपीट होएगा। डिफरेंस इज कि हमें पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि डिजीज क्या है और अपन चाहते क्या है, क्योंकि ड्रग तो सेम यूज हो रही है पर मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में मैकेनिज्म सिर्फ अपना अलग रहेगा कि ये बीपी को कम कर रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट। तो एनी ड्रग विच आइदर डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट और इट डिक्रीजेस हार्ट रेट और इट डिक्रीजेस बोथ विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? सॉरी कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर। चलो कोई तो दिमाग लगा रहा है, वेरी गुड। तो टीपीआर कम होएगा चाहे कार्डियक आउटपुट कम होएगा, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, इसमें मिसलेनियस में आता है मिटायरोसिन। नाउ कमिंग टू ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सो रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये प्रोटीन को क्लीव करता है, ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनोजेनेज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी और 3 स्टिमुलस जब होंगे तभी ये रिलीज होगा। नंबर 1, डिक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, डिक्रीज सोडियम इन मैक्यूला डेंसा या सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो बढ़ जाएगी। सो रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन पे काम करता है और उसको क्लीव करता है इनटू अ डेकापेप्टाइड। इसमें 10 अमीनो एसिड्स होते हैं एंड इट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन 1। देखो, लिवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है। कुछ भी अगर तुम्हें समझ नहीं आता है ना कि ये कहाँ बनता है, तो फैक्ट्री अपनी लिवर, ओके, लिवर से ही बनता है। कोई भी हार्मोन है, कोई भी मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग अपनी फैक्ट्री लिवर है बॉडी की। तो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है, कहाँ से निकलता होगा, तो वही समझ नहीं आ रहा, लिवर। तो लिवर से ये रिलीज हुआ और जब ये 3 स्टिमुलस आए, कौन से 3 स्टिमुलस आए गोपाल जब रेनिन रिलीज होगा? कहाँ पे सोडियम कम होएगा? बोलो मत, उसको बोलने दो। और दूसरा स्टिमुलस और हाथ नीचे कर लो अपना। तुम, मुझे पता है तुम बोल रहे हो, तुम तो बोल ही नहीं सकते हो, वो पास वाला बोल रहा है। तुम्हारा पता है तुम कुछ नहीं बोल सकते। तीसरा, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो जब भी ये 3 स्टिमुलस होंगे तो बैठ जाया करो, फिर रेनिन रिलीज होगा। अब रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को क्लीव करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, 10 अमीनो एसिड। नाउ ये क्विकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ये रिलीज होता है बाय द सर्फेस ऑफ पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथेलियम, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स, मेनली एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लंग कैपिलरीज, वहां से रिलीज होता है। और एंजियोटेंसिन 2 अब करता है 5 काम करता है। नंबर 1, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हुई थी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा दी। नंबर 2, सोडियम कम हो रहा था मैक्यूला डेंसा में, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कर दिया। Then number 3, aldosterone secretion from the adrenal cortex. Aldosterone क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना? It is secreted from the adrenal cortex. मेडुला क्या करता है? कैटेकोलामीन्स का रिलीज करता है। So aldosterone रिलीज होगा from the adrenal cortex. Then इसके अलावा 5वां काम आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और 5वां काम कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रीशन कराएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हर चीज, 5 चीजें अल्टीमेटली क्या कर रही हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं। तो आपके अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इस तरीके का डायग्राम, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक दैट लंग, बिल्कुल वैसे वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, पर अगर आप इस तरह से अगर अपना बनाएंगे और यहाँ पे फिर तुम माइनस लगा के कि दिस ड्रग इज एक्टिंग ऑन दिस ड्रग इज एक्टिंग ऑन दिस, सोचो तुम्हें भी कितनी क्लैरिटी है और तुम्हारा ऐसा देख के तुम्हें भी कितनी खुशी होगी जब तुम ये बनाओगे और लिखोगे एग्जाम में कि यस आई एम सो क्लियर इन माय कंसेप्ट, मुझे पूरा पता है कि कहाँ कौन सी ड्रग काम कर रही है। अब क्या बचता है? बचा हुआ में थेरेपेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स तो बचते हैं। आपने पूरी पैथोफिजियोलॉजी बता दी, आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर कर दिया। व्हाट एल्स एनीवन वांट्स? यही तो चाहते हैं। जो अब तुम पैराग्राफ लिखते हो इससे अच्छा डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ,
ये ज्यादा बेटर है। नोबडी वांट्स टू, मतलब पढ़ने पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, अपना तरीका चेंज करो पढ़ने का, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम। ये तुम 1 मिनट लिख लो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या कई बार भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी बढ़ाती हैं और कौन सी ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी कम करती हैं। रेनिन किससे रिलीज होता है, स्टिमुलस क्या है तुम बताओ, नहीं याद करवाना है मुझे, तुम बताओ आगे। अरे भैया मैं बोल रही हूँ कौन से 3 स्टिमुलस हैं जो रेनिन को रिलीज कराते हैं। एक तो एल्डोस्टेरोन है, दिमाग नहीं है ना यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम बताओ। ओके, सो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम कम करेंगे, तो वो रेनिन एक्टिविटी बढ़ाएंगे। एस इनहिबिटर्स और एआरबीज क्या करेंगे, उस रेनिन जो काम कर रहा था आगे वो रुक गया ना एस इनहिबिटर्स और एआरबीज से, वो एंजियोटेंसिन 1 तक रुक गया, अब वो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पा रहा है, या एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो रेनिन अगेन पोक करेगा कि चलो चलो काम करो, आगे करो, क्यों रुक गए तुम, दोबारा रेनिन रिलीज होएगा। और वेजोडाइलेटर्स, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन ही नहीं हो रहा है तो अगेन रेनिन रिलीज होएगा। और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी सिर्फ सिंपैथोलाइटिक्स याद रखो, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हो, चाहे वो अल्फा ब्लॉकर्स हो, चाहे वो सिंपैथोलाइटिक एनी टाइप, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी सिर्फ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स कम करती है, ठीक है, समझ में आया। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कुछ हो सकता है जो रेनिन एक्टिविटी पे इफेक्ट होता हो, एज सच कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमने कर लिया ना। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 कॉजेज वॉल्यूम ओवरलोड, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन किया और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। इसकी वजह से कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल मास। जो अपना हार्ट का शेप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें सिमेट्रिकल एनलार्ज होता है हार्ट अपना जो नॉर्मल है, पर अगर उसमें एसिमेट्रिकली हाइपरट्रोफी हो जाएगी, व्हाट इज हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन द साइज, है ना, और प्लेजिया इज इंक्रीज इन द नंबर। तो ट्रोफी मतलब साइज बढ़ रहा है, मसल मास बढ़े जा रहा है, तो अगर वो एसिमेट्रिकल होगा तो हार्ट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा एसिमेट्रिकल हो जाएगा और फिर उसकी पंपिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी अफेक्ट होएगा। कार्डियक आउटपुट भी अगर अजीब सा हो जाएगा तो वो परफ्यूज नहीं कर पाएगा, सारी जगह वो परफ्यूजन नहीं होएगा, एंड कोरोनरी वैस्कुलर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। So ACE inhibitors reverse cardiac and vascular hypertrophy and remodeling, ये याद रखना है। करते क्या है, वो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता तो ये कार्डियक एंड वैस्कुलर हाइपरट्रोफी नहीं होने देते हैं और रीमॉडलिंग नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से आगे कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी बढ़ती है, या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ जाते हैं। हम ओवरऑल बोल देते हैं रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में आ जाता है, स्ट्रोक आ जाएगा, एंजाइना आ जाएगा, एमआई, ब्रॉड कैटेगरी है, वी डोंट नो कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, इसीलिए। सो एंजियोटेंसिन 2 मेजरली 2 रिसेप्टर्स से काम करता है। एस इनहिबिटर्स तो एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो एंजियोटेंसिन 2 बना ही नहीं। एआरबीज क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब इसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं, 81 रिसेप्टर एंड 82 रिसेप्टर। 90% of the actions of angiotensin 2 are mediated by 81 receptor। ये जितने भी 5 एक्शन थे ना, क्या थे वो 5 एक्शन, चौथा लड़का, हाँ इधर से चौथा बोलो, बोलना नहीं है किसी को, कुछ तो बोलो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्लास में। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, हाँ, और अब सब बिल्कुल एक्टिविटी, अच्छा, और
अपना नाम लिख रहे हो और बताओ, तुम बताओ। रेड सोडियम वाटर रिटेंशन आएगा, कंपैरेटिव एक्टिविटी बढ़ेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन आएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रेडियस रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। मतलब सबसे पहले हम ये तो बता ही देना कि सिक्रीशन हो रहा है एल्डोस्टेरॉन का, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये एक साथ में तीनों बोल दिया था। उसके बाद बस दो चीज और बोलनी है। क्या बोलनी है? दो चीज और, सिंपैथेटिक एक्टिविटी और याद रहेगा आपको। एक साथ में बोलना है, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ते ही एल्डोस्टेरॉन बढ़ाता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तीन चीजें एक साथ आ गई, उसके बाद वो एडीएफ सिक्रीशन कराता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है। सो बैठ जाओ। 81 रिसेप्टर 90% ऑफ द एक्शंस कराता है 82 के। तो अगर मैं राइट हैंडेड हूँ और मैं 90% काम अपने राइट हैंड से करती हूँ और मेरा अगर राइट हैंड बांध दोगे तो मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो एंजियोटेंसिन 2 इज अनेबल टू एक्ट। अब मैं किससे काम करूंगी? लेफ्ट हैंड से। इस लेफ्ट हैंड से वेजोडाइलेटेशन होता है। 82 रिसेप्टर causes vasodilation। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करता ही नहीं है, ये वेजोडाइलेटेशन करता है। तो एडिशनल एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आ जाता है। सो देयर आर सर्टेन स्टडीज जो बोलते हैं कि 81 रिसेप्टर्स आर बेटर, ARBs आर बेटर देन ACE इनहिबिटर्स, हाउएवर बोथ आर इक्वली एफिकेशियस। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें राज समझ में आया अच्छे से? मैं नेक्स्ट क्लास में जो मेरी ट्यूसडे को है, मेरे सब रजिस्टर्ड है शक्लें जो आ जाई हैं, और ऐसा नहीं है कि जो एब्सेंट है वो बच गए हैं। आप अपने ग्रुप में मैसेज डालेंगे और मैं अभी असाइनमेंट भी डालूंगी, आपको ये पढ़ के आना है। एंड फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स यू विल बी आंसरिंग, ठीक है? सो इसमें 4 हो गए क्लासेस, ACE इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2 यानी ARBs, रेनिन एंटागोनिस्ट और एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। इसके अलावा सबसे ऊपर कौन है? बीटा ब्लॉकर। रात में हम बात कर रहे हैं अभी। वो सिंपैथो, बच्चों तुम सिंपैथोलाइटिक को तो भूलना ही नहीं है, वो तो रेनिन की एक्टिविटी कम ही कर रहा है ना। यहाँ तो अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे घुसे हुए हैं कि अंदर क्या है। सिंपैथोलाइटिक ने तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर दी, तो रेनिन सिक्रीट ही नहीं होएगा, ठीक है? सो एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करता है? इट कॉजेज ऑल्टर्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इट कॉजेज ऑल्टर्ड रीनल फंक्शन एंड ऑल्सो ऑल्टर्ड कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रक्चर। सब वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ेगा, कैटेकोलामीन का रिलीज बढ़ेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन होएगा, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होएगा, सेल ग्रोथ बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल्सो एसिमेट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड रीमॉडलिंग, ठीक है? तो ये सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और ACE इनहिबिटर्स ये सब नहीं होने देते। सो ACE इनहिबिटर्स में ये सारे आते हैं एंड ऑल आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। यानी प्रोड्रग यानी अंदर बॉडी में आके एक्टिव होते हैं, ये है ना, प्रोड्रग्स होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं इनसाइड द बॉडी। C and L कैजुअल लीव, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। C फॉर कैप्टोप्रिल, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव हम बोलते हैं ना, CL ले लेते हैं, जो ऑफिस में बहुत कॉमनली बोलते हैं। तो C and L, या कैसे भी तुम्हें याद रखना हो, दी ऑल आर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट C and L। इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? इसका एक निमोनिक है कैप्टोप्रिल। C से कफ, दिस कफ विच इज कॉज्ड ड्यू टू ACE इनहिबिटर्स इज ड्राई ब्रैसी कफ। क्यों होता है? और ये तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई ACE इनहिबिटर्स कॉज कफ एज एन एडवर्स इफेक्ट, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में जरूर पूछेंगे। क्योंकि ये जो ACE एंजाइम है ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसका एक और काम होता है कि ये सब्सटेंस ब्रेडिकाइनिन जो है उसका ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेडिकाइनिन क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसकी वजह से कफ होता है। दिस कफ इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ड्यू टू ACE इनहिबिटर, क्योंकि ACE जो एंजाइम है वो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। ड्राई ब्रैसी कफ होता है, और यही होता है कारण जिसकी वजह से पेशेंट ना खाना छोड़ देता है ACE इनहिबिटर। अरे पूरे टाइम खांसी रहती है, अच्छा, और खांसी रहेगी तो लोग सोचेंगे टीबी हो गया है क्या, इतना क्यों खांस रहे हो? कोई थोड़ी समझेगा मैं ACE इनहिबिटर खाता हूँ, मेरे को इसलिए खांसी है। एंड मोरओवर कफ इज ट्रबलसम, आप काम नहीं कर सकते हो, इट वर्सन्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो कफ सबसे पहला ACE इनहिबिटर। A से एंजियोइडेमा,
जितनी भी ड्रग्स तुमने एस इनहिबिटर रास में पढ़ी है ना, सारी की सारी एंजियोइडेमा करती हैं और एनाफाइलेक्सिस करती हैं। प्रोटीन यूरिया, पोटेशियम एक्सेस, पोटेशियम का एक्सेस डायूरेटिक में पढ़ा था हमने, हाइपोकलीमिया करता है, यहाँ पे ये हाइपरकलीमिया करता है। देन टेस्ट डिस्टर्बेंसेस यानी डिसजूसिया, रिवर्सिबल ऑल्टरेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट आपका चेंज हो जाता है बट वो रिवर्सिबल है, आप जैसे ही ड्रग लेना छोड़ देंगे आपका टेस्ट सेंसेशन वापस आ जाएगा। देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद डायूरेटिक, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। आर से ये बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। आई से इट इंक्रीजेस द रेनिन एक्टिविटी। एल से इट लोअर्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 and the contraindications are pregnancy, bilateral renal artery stenosis, hypersensitivity and hyperkalemia. डायूरेटिक हाइपोकलीमिया करते हैं, जितनी भी रास पे ड्रग्स एक्ट करते हैं वो सब हाइपरकलीमिया करती हैं और एंजियोइडेमा करती हैं। हाइपरकलीमिया एंड एंजियोइडेमा। ना यहाँ पे तुम दो चीजें अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बना लो। अपन यूजुअली बोलते हैं कि लंबे टाइम तक अगर हम पेन किलर्स खाएंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनसेड्स जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनने देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन दे मेंटेन द रीनल फंक्शंस, जीएफआर को मेंटेन करती हैं। तो क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे इसीलिए वो किडनी को खराब करेंगे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ आफ्रेंट। आपने ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर सब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि एक आफ्रेंट आर्टीरियोल आता है, वो ग्लोमेरुलस में एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है और उसमें से एक इफ्रेंट आर्टीरियोल निकलता है। सो यहाँ पे एनसेड्स क्या करते हैं किडनी में कि वो PGI2 और PGE2 को नहीं बनने देते हैं, जिसकी वजह से GFR अपना कम हो जाता है और किडनी अपनी खराब हो जाती है। तो हमें लंबे टाइम तक नहीं खाना चाहिए। मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एस इनहिबिटर्स जो होते हैं दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ की बायलैटरल, दोनों साइड की जो रीनल आर्टरी है वो स्टेनोज्ड है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये अगर आफ्रेंट आर्टीरियोल स्टेनोज्ड होएगा तो ऑलरेडी परफ्यूजन कम है इसमें टफ्ट में ग्लोमेरुलस में। अब तुमने अगर एस इनहिबिटर दे दिया है ना, एस इनहिबिटर दे दिया तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके जीएफआर मेंटेन करने की, तुमने एंजियोटेंसिन 2 को भी इनहिबिट कर दिया। तो कहां से जीएफआर आएगा? फिल्टर कहां से होगा? ग्लोमेरुलस से। कुछ फिल्टर नहीं होगा, रीनल शटडाउन हो जाएगा। सो बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तुम चाहो तो वो लाइन लिख लो कि angiotensin 2 is the major determinant of efferent vasoconstriction in case of bilateral renal artery stenosis. So angiotensin 2 will help to maintain GFR when renal perfusion is low. Blocking the effect of angiotensin 2 with ACE inhibitors या ARBs in these situations can cause acute renal failure. इफ्रेंट आर्टीरियोल से जो भी निकल रहा है ना उसको मेनली एंजियोटेंसिन 2 डिटरमाइन करता है, और क्योंकि बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो आफ्रेंट वाली आर्टीरियोल दोनों साइड की स्टेनोज्ड है। तो यहाँ से तो बिल्कुल स्टेनोज्ड है तो कुछ भी परफ्यूजन है ही नहीं। अब वहां से जो भी निकलना है तो वेजोडाइलेटेशन तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, तभी तो होगा। ठीक है, सो एंजियोटेंसिन 2 जो फिल्टर करता उसको आप अगर ब्लॉक कर दोगे तो फिल्टर कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो एस इनहिबिटर्स, इनका स्टेटस क्या है? दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेजेस। नंबर 1, नो। अब इसमें क्या करना है, तरीका क्या है पढ़ने का? अपन बेसिकली अपन को पैथोफिजियोलॉजी पता है हाइपरटेंशन की और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है। अभी एक क्लास के एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो दूसरी क्लास के एडवांटेजेस बन जाएंगे। जैसे अगर अपन डायूरेटिक की बात करें वो हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, हाइपरलिपिडीमिया कराता है, वो तो नहीं कराएगा, तो यहाँ पे अपन वो दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जो है जैसे ये पोस्टरल हाइपोटेंशन किससे होता है? प्रार्डोसिन से, अल्फा ब्लॉकर से होता है। इससे नहीं होता है
तो इसीलिए यहाँ पे इसका एडवांटेज हो गया। सो नो पोस्चरल हाइपोटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कौन कराता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? डायूरेटिक्स। फटीग कौन कराता है? बीटा ब्लॉकर्स, है ना, एक्सरसाइज कैपेसिटी कम होती है। सेफ इन एस्थमेटिक्स, डायबिटिक्स एंड पेशेंट्स विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। कौन सा नहीं देते हैं अपन? बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं। ये जो बी पॉइंट है ये बीटा ब्लॉकर के लिए है ना कि इट इज अवॉइडेड इन एस्थमेटिक्स, डायबिटिक्स एंड पेशेंट्स विद पीवीडी। रेनॉल्ड्स डिजीज में नहीं देते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड पोटेशियम लॉस ड्यू टू डायूरेटिक्स। रीनल परफ्यूजन इज वेल मेंटेन्ड, reverses the ventricular hypertrophy and increase in lumen size. No hyperuricemia. कौन कराता है hyperuricemia? डायूरेटिक्स कराते हैं ना, डाउट करा देते हैं। प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल बढ़ाते हैं वो, ये नहीं कराएगा। देयर इज नो रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन विड्रॉवल एंड मिनिमल वर्सनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो द ड्रग ऑफ चॉइस इज एस इनहिबिटर्स। ACE inhibitors are the drugs of choice for patient with concurrent diabetes, long-standing diabetes and hypertension, क्योंकि जो उसके रीनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि जब डायबिटीज लंबे टाइम तक होती है तो उसकी आंख चेक करते रहनी चाहिए, डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो किडनी और आई, तो यहाँ पे ये किडनी का परफ्यूजन, जीएफआर, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया सबको रिवर्स कर देता है। तो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस रिमेन्स एस इनहिबिटर्स। इसके अलावा ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है, एमआई में यूज होता है, स्क्लेरोडर्मा में यूज होता है। नाउ कमिंग टू ARBs। ARBs हम अभी पढ़ चुके कि वो पूरी कहानी में हम 81 रिसेप्टर बना देंगे और उसको वो इनहिबिट करता है। सो इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ 81 रिसेप्टर। एडवांटेजेस क्या है? इससे कफ नहीं होता क्योंकि ये उस एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर रहा है, ये तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया पर उसको काम नहीं करने दे रहा है। सो कफ इज रेयर क्योंकि ब्रैडिकाइनिन के साथ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। देयर इज कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ 81 रिसेप्टर। तो कैसे भी एंजियोटेंसिन 2 बन जाए एक्शन नहीं आएगा। एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन इनडायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ 82, तो एडिशनल बेनिफिट होगा क्योंकि 82 रिसेप्टर से वेसोडाइलेटेशन होता है। यस इसके एडवर्स इफेक्ट भी मेनली वही है, सीटोपैथिक, कफ नहीं होगा, कफ नहीं बोलना है, हाइपोटेंशन, डिस्ज्यूसिया एंड ड्राई कफ नहीं होगा, एंजियोइडीमा के चांसेस भी कम है पर ये भी टेराटोजेनिक होता है। ओके इसमें लोसार्टन जो होता है ना उसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है जो 24 आवर्स तक काम करता है। सो वंस डेली डोजिंग इज इफेक्टिव लोसार्टन के लिए। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन को बस यही याद रखना है। देन एलिस्किरिन क्या होता है? रेनिन इनहिबिटर। ये रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगेन इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी सेम वही है, एंजियोइडीमा, हाइपोटेंशन, हाइपरकलीमिया, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, कफ, रैश। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और एप्लेरिनॉन क्या होता है? स्पाइरोनोलैक्टोन का ही कंजीरर है। स्पाइरोनोलैक्टोन का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? वो गायनेकोमेजिया करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन, है ना, गायनेकोमेजिया करता है क्योंकि वो एंटी एंड्रोजेनिक है। तो यहाँ पे ये जो एप्लेरिनॉन है ना ये प्योरली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है और ये कोई एंटी एंड्रोजेनिक नहीं होता, तो पेशेंट को गायनेकोमेजिया नहीं होएगा, तो इसीलिए एप्लेरिनॉन इज प्रेफर्ड। वो भी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है पर ड्यू टू इट्स सेलेक्टिविटी फॉर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर गायनेकोमेजिया एंड वेजाइनल ब्लीडिंग आर रेयर। तो उसका नाम बोलो क्या? तुम अगर बोलोगे ना तो तुमको याद रहेगा कि ये प्रिल था या प्लिल था, PRIL था या PLIR था। ये सब क्या होता है एग्जाम में जब से नहीं तो हम तुम लोगों की जब एग्जाम होता है तो हम तुम्हें शक्लें देखते हैं, तुम आगे टाइम वो ही होते हो कि याद ही नहीं आता है बिकॉज यू नेवर स्पोकन है। इसको बोलोगे ना तो तुम्हें बात होगी। अगर मेरे को तुम एक ही बार मिलोगे तो मुझे नाम याद नहीं होगा, पर अगर मैं रोज आऊंगी तभी तो याद है ना। ऐसे ही ड्रग से भी रोज मिलो, इनको रोज अपन को किताब को हलो हाय करना है कि अच्छा ये इसमें ये था, इसमें ये था, नाम जरूर याद रहेगा। हमें नाम याद रहते हैं, तो ये जो अपन बोलते हैं ना कि हमें नाम नहीं याद रहते क्लास में ड्रग के, ये सब बेकार है। अपन कितने सारे लोगों के नाम याद रखते हैं
नहीं याद रखते, तुम्हारे कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, टीचर्स होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, सबका नाम याद रखते हैं। तो कोई बुद्धि कम नहीं है हमें, हम इससे मिलते कम, इसलिए हमें नाम याद नहीं रहता। तो इनसे रोज, इसलिए बोलती हूँ फार्मा को रोज टाइम दिया करो, रोज देखोगे याद आएगा, अपने आप याद आएगा, जब लिखोगे अपने आप निकलेगा। नेक्स्ट क्या है ACE इनहिबिटर्स के बाद? नाम बोलो। सारे साटन वाले ARB, सारे प्रिल वाले ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ड्राई ब्रेसी कफ। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटता है। क्या ARB से कफ होता है? नहीं होता है। ARB के एडवर्स इफेक्ट क्या है? फीटोपैथिक है और एंजियोइडीमा थोड़ा बहुत कर सकता है और हाइपोटेंशन कर सकता है। क्या करते हैं ACE इनहिबिटर्स? हाउ डू दे कॉज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट? उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वो 5 चीजें नहीं होंगी, और वो 5 चीजों के अलावा कार्डियोवैस्कुलर हाइपरट्रोफी एंड रीमॉडलिंग, कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड रीमॉडलिंग भी नहीं होगी। कोरोनरी एंड सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स की रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स व्हिच कॉज नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। तो डायूरेटिक्स क्या काम करते हैं? जब अपन डायूरेटिक देते हैं एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। सो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो सोडियम और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। बीपी क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इनटू TPR। क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो बीपी भी कम हो जाएगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बॉडी लो कार्डियक आउटपुट के साथ चलेगी। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म काम करने लगेंगे एंड कार्डियक आउटपुट इज रीगेन्ड अगेन। विद इन फ्यू वीक्स 95% तक कार्डियक आउटपुट बना रहता है, पर देर इज अ स्मॉल सोडियम डेफिसिट जो डायूरेटिक बना के रखता है। इस सोडियम डेफिसिट की वजह से वैस्कुलर स्टिफनेस कम हो जाती है और वेसल की कंप्लायंस बढ़ जाती है। सेम थिंग विच हैपेंस विद रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इनटेक। तो दिस इज हाउ डायूरेटिक्स एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव। ये जो अपने थायराइड्स हैं वो मेनली ऐसे काम करते हैं। जो फ्यूरिसमाइड है इट इज मेनली इंडिकेटेड फॉर सिवियर और रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन व्हेन इट इज कॉम्प्लिकेटेड विद सिरोसिस लिवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या LVF लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के साथ वो कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, वहां पे अपन फ्यूरिसमाइड देते हैं क्योंकि वो क्विक एफिकेशियस है। इट कॉजेज वेरी हाई, क्योंकि अपन ने वो पढ़ा ना डायूरेटिक में, तुम अब पूरा पढ़ चुके हो डायूरेटिक। वहां से जो अपना लूमेन में फ्लूइड होता है वो जब लूप ऑफ हेनले की टिप पे होता है तो वो कैसा होता है? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? हाइपर होता है ना, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है तो सारा पानी निकल गया। अब जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, और वहां पे अगर कोई डायूरेटिक काम करेगा तो सोचो उसको कितना स्कोप है रीअब्सॉर्ब करने का, इनहिबिट करने का, कि इसको निकालो बाहर, इसको सबको हटा दो। तो ये सारे को वो एक्सक्रीट करना चाहता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट कि वो कौन से पंप पे काम कर रहा है, दे आर द मोस्ट एफिकेशियस डायूरेटिक। और सारा एक नुकसान है, राउंड द क्लॉक वो डायूरेटिक इफेक्ट नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं होता है इनका, कि ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ये सोडियम डेफिसिट बना के रखेंगे। ये क्विक एंड शॉर्ट लास्टिंग होता है, जब तक आपने दिया जब तक उसकी हाफ लाइफ है तब तक ही रहेगा, बाकी वो हटा देगा। तो इसीलिए फ्यूरिसमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉरसेमाइड, ये सब लूप डायूरेटिक सिवियर, रेजिस्टेंट और रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं व्हेन इट इज कॉम्प्लिकेटेड विद cirrhosis liver, nephrotic syndrome, left ventricular failure, pulmonary edema, anything, वहां पे अपन फ्यूरिसमाइड देते हैं। सो थायराइड्स अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ऑल दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट्स। एक इसमें ध्यान रखना कि हाइपरग्लाइसीमिया सारे डायूरेटिक करते हैं पर इंडापामाइड नहीं करता है। तो अगर कोई डायबिटिक है और उसको अपन को डायूरेटिक ही देना है तो इंडापामाइड कैन बी गिवन।
Similarly, all the diuretics cause hyperuricemia and can precipitate gout, but अगर ऑप्शन तुम्हारे आता है एमसीक्यू में इंडाक्रेनॉन, तो ये दे सकते हैं, क्योंकि इंडाक्रेनॉन कैन बी गिवन इन गाउट, इट डज नॉट कॉज हाइपरयूरिसीमिया। ऑलराइट, तो ये जितने भी मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ना, ये सारे तब होते हैं जब अपन हाई डोज ऑफ डायूरेटिक देते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ थायराइड्स राइट नाउ, है ना। हम फ्यूरिसेमाइड तो हमने रिजर्व रख लिया, तो थायराइड्स के ये सारे मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट्स कम होंगे अगर हम इसकी लो डोज रखेंगे, से अबाउट 12.5 मिलीग्राम। आपके घर में कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खाता है? ऐसे मत बोला करो, कोई तो होगा। अरे पड़ोसी के होगा, केमिस्ट के देख लेना, नहीं तो पत्ता। तो वहां पे जैसे सपोज एक टेल्मा एच करके एक गोली आती है, ब्रांड नेम है, उसमें क्या होगा? टेल्मिसार्टन। क्या होगा टेल्मिसार्टन? अरे बोलो, टेल्मिसार्टन कौन सी कैटेगरी का होगा? खड़े हो। सो कमिंग टू पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इनका काम मेनली क्या है? टू अवॉइड हाइपोकैलेमिया, और लूप डायूरेटिक हमने बता ही दिया। नाउ कमिंग टू सिम्पैथोप्लेजिक, सो कमिंग टू सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स। देखो, अपन ने इन जनरल बोल दिया कि सिम्पैथोलाइटिक्स सारे एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करते हैं। अभी अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एंड बीटा हम पढ़ चुके हैं पहले। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स क्या होते हैं कि अपने को याद है वो एक ऑटो रिसेप्टर होता था, अल्फा 2 रिसेप्टर, कि वो अगर स्टिमुलेट हो जाएगा तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो ये सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स यही करते हैं, सेंट्रली करते हैं। पर ये ब्रेन में जो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स हैं, इमिडाजोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनको ये वहां पे जाकर एगोनिस्ट है, या उनके एगोनिस्ट, दे आर नॉट ब्लॉकिंग दोज रिसेप्टर्स, दे आर एगोनिस्ट, दे आर अल्फा 2A एगोनिस्ट। पर अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक होता है, तो उसका एगोनिस्ट होने के बावजूद सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो इसीलिए अल्फा मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन ये दोनों एंटी हाइपरटेंसिव की तरह काम करते हैं, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स, पर है ये अल्फा 2A एगोनिस्ट। ओके, अल्फा मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसका बिल्कुल टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं होता। सेफेस्ट ड्रग फॉर प्रेगनेंसी अल्फा मिथाइल डोपा। लीवोडोपा बोलोगे नहीं चलेगा, कार्बिडोपा बोलोगे नहीं चलेगा, अल्फा मिथाइल डोपा। ओके, नाउ क्लोनिडीन भी सेम वैसे ही काम करता है, पर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। जब अपन क्लोनिडीन लंबे टाइम तक दे रहे हैं तो क्या होगा? अल्फा 2A रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करके रखेगा। ऐसे में जितने भी रिसेप्टर्स हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक हैं, वो उनका अप रेगुलेशन होगा या डाउन अप रेगुलेशन, और सेंसिटिविटी भी, नंबर भी बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। नाउ सपोज अ पेशेंट इज टेकिंग क्लोनिडीन फॉर 6 मंथ्स उसने लिया, और नेक्स्ट डे अब उसको लगता है कि उसका बीपीएम नॉर्मल हो गया। अगर उसने अगले दिन से छोड़ दिया लेना, तो क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस, रीबाउंड हाइपरटेंशन, क्योंकि आपने सडनली वो इनहिबिशन हटा दिया और वहां अप रेगुलेशन ऑलरेडी हुआ है। तो इसीलिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस कैन अकर। तो इसका इलाज क्या है? ग्रेजुअल विड्रॉल करना चाहिए। जब हमने क्लोनिडीन दिया है कोई पेशेंट को, जैसे अपन ने बीटा ब्लॉकर में भी पढ़ा था ना, ग्रेजुअल विड्रॉल इज रिकमेंडेड। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, क्लोनिडीन एग्जिबिट्स थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना। थेरेपेटिक विंडो क्या होती है? जैसे इस दरवाजे में ये विंडो है, तो इसी में से हम देख सकते हैं ना, इधर उधर से नहीं देख सकते हैं। तो विंडो का मतलब ऑप्टिमम प्लाज्मा लेवल जब 0.2 नैनोग्राम होगा पर ml या 2 नैनोग्राम, तभी ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। उससे नीचे और उससे ज्यादा में कम आएगा। ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट इस डोज रेंज में ही आएगा जब प्लाज्मा में क्लोनिडीन की इतनी लेवल होएगा। देन ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स जितने भी होते हैं ना, ये सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं अब। इसमें बस आपको अभी ये याद रखना है कि ट्राइमिथाफैन इज यूज्ड विद सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एंड मेकामाइलामीन, इट इज आल्सो अ गैंग्लियन ब्लॉकर्स, इट इज यूज्ड इन स्मोकिंग सेसेशन। स्मोक, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको छुड़ाने के लिए अपन मेकामाइलामीन यूज करते हैं। बाकी सारे गैंग्लियन ब्लॉकर्स आर ऑब्सोलीट नाउ।
देन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, ये क्या होते हैं? दीज आर मेनली हिट एंड रन ड्रग्स। क्या होती है हिट एंड रन? चली जाती है बट एक्शन रहता है। हिट एंड रन, अपन ने एक कार से, अपनी कार, बढ़िया कार से अपन ने एक बाइक वाले को मारा और हम भाग गए, तो हम तो चले गए पर वो बाइक वाला बेचारा, उसको फ्रैक्चर हुआ, उसको हेड इंजरी हुई, वो लंबे टाइम तक उस इम्पैक्ट से अफेक्टेड है। तो सेम ड्रग ने जिसको इनहिबिट किया वो एक्शन लंबे टाइम तक रहेगा। एस्पिरिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हिट एंड रन ड्रग होती हैं, है ना। ऐसे ही ये भी होती हैं, रेसरपीन, ब्रिटाइलियम एंड ग्वानिथिडीन। ये क्या कर रही हैं? एड्रिनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक कर रही हैं। तो एड्रिनर्जिक जो वो कैटेकोलामीन है उसका डिप्लीशन हो जाएगा। कैटेकोलामीन के साथ में ही सेरोटोनिन भी एसोसिएटेड होता है, तो ये सेरोटोनिन का भी डिप्लीशन करेंगी एंड सेरोटोनिन इज वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन। तो अगर कोई रेसिपीन खा रहा है तो वो दुखी रहेगा, तो लंबा टाइम तक दुखी रहने में वो डिप्रेशन में आ जाएगा और सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाते हैं। तो यही कारण है कि रेसिपीन इज नाउ ऑब्सोलीट, इट इज नॉट प्रेफर्ड नाउ। अपने बॉटनी में भी पढ़ा था रॉल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा के नाम से, बट अब ये यूज नहीं होता है। देन अल्फा ब्लॉकर्स हम पढ़ चुके हैं, सो आई गेस वी कैन स्किप इट। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, यस और नो? छोड़ दें पक्का? पोस्चुरल हाइपोटेंशन नंबर 1 एडवर्स इफेक्ट है प्राजोसिन का। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज पोस्चुरल हाइपोटेंशन और उसमें अल्फा ब्लॉकर है, फर्स्ट ऑप्शन वही आएगा, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। और मेनली प्राजोसिन कहाँ इंडिकेटेड होता है? हाइपरटेंशन एंड बीपीएच के मरीजों में, ठीक है। देन बीटा ब्लॉकर, अच्छा अब एक तुमसे मैं पूछती हूँ, कहाँ गया वो? बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव कैसे हो सकते हैं? वो तो बीटा 2 तो वेसोडाइलेशन कराता है ना, तो वो तो अगर ब्लॉक हो गया तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव कैसे हो सकता है? सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा 1। प्रोप्रानोलोल इतना एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है जितना कि कार्डियो सेलेक्टिव है एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल। Why? Because बीटा 1 का होता है हार्ट में और जीडी सेल्स ऑफ किडनी में, तो वो कार्डियक आउटपुट भी कम करेगा और वो रात को भी इनहिबिट करेगा, तो इसीलिए रेनिन रिलीज कम हो जाएगा और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आएगा। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को भी इनहिबिट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हाउ बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर्स आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है। ACE inhibitors are still the first line drugs. ARBs are first line drugs. Diuretics are first line drugs for hypertension. पर बीटा ब्लॉकर्स अब नहीं है। पहले ना A, B, C, D 4 क्लासेस थी। A से ACE inhibitors oblique ARB, दोनों को साथ साथ बोला करो क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया ड्रग्स हैं। ACE inhibitors, ARBs, बाकी सब लेस कॉमन है। रेनिन इनहिबिटर इतना यूज नहीं होता है, स्पाइनोलेक्टोन के अपने अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो ACE inhibitors ARB, D से बीटा ब्लॉकर था पहले, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और D से डायूरेटिक्स। अब B हट गया है तो A, C, D आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो बीटा ब्लॉकर्स आर नाउ नो लॉन्गर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन। अभी अपन यहाँ रुकते हैं और अब मैं तुमको ट्यूटोरियल देती हूँ डायूरेटिक का, जिसके के आंसर्स देंगे सब बच्चे, ठीक है ना। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या, आर्यन। पढ़ के आए हो? चलो खड़े हो जाओ, बताओ। Diuretics acting on the ascending limb of loop of Henle are the most efficacious in promoting salt and water excretion, है ना? Why? B, आप बताओ। इधर लड़कियां, सेकंड रो में कॉर्नर वाली लड़की बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है आंसर?
डी फॉर डॉग। नहीं, बट इससे कॉर्टिकोमेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाने की वजह से एफिकेशियस कैसे हो सकते हैं हम? बेस्ट ऑप्शन अपन को चूज करना है ना। बोलो, वाटर को तो परमेएबल नहीं होता है ये सेगमेंट। हाँ, सी हट गया, डी हट गया, अब ए और बी में से बताओ। ए क्यों? मैक्सिमम परसेंटेज तो अपना उधर ही शुरू हो जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही। मैक्सिमम तो नहीं होता है, काफी कुछ तो वही रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, रीअब्सॉर्प्टिक कैपेसिटी ऑफ दिस सेगमेंट डिस्टल टू इट इज लिमिटेड। पढ़ो क्वेश्चन। ISI diuretics can be used for the treatment of all of these conditions. जिसको बोला है ना उसी को बोलने दो। तुम बताओ, कॉर्नर वाली लड़की, बोलो आंसर। मास्क हटा के बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। हाइपरटेंशन में यूज नहीं होते थायराइड्स। एक्सेप्ट लिखा है मैंने, बोल्ड में लिखा है ना, समझ में नहीं आया। थायराइड सब में यूज होते हैं एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन है जब थायराइड यूज नहीं होते हैं? हाइपरलिपिडी में तो वो करते हैं ना, तो वो उसमें क्यों देंगे? इसमें क्या सोचना था। अच्छा, तुम्हें कैल्शियम का तो पता है ना, लूप लूजेस कैल्शियम, लूप लूजेस कैल्शियम याद रखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है हाइपरलिपिडीमिया। तुम बताओ राहुल शर्मा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोलो। आंसर क्लोरोथाइजाइड। क्यों? इसके साथ तो देते हैं ना राहुल, अभी अभी हमने बात करी। आप बताओ दाढ़ी वाली लड़के। क्यों? पहले कारण भी तो बताओ ना, ऐसे तुक्का थोड़ी मारना है अपन को। तुम बताओ क्यों? ये तो बहुत इजी है। क्या समझ रहे हो? क्या कोई किसी को भी नहीं आ रहा आंसर? हाँ, इनालाप्रिल ना स्पाइरोलेक्टोन हाइपरकैलिमिया करेगा ना, पोटेशियम स्पेरिंग है, और इनालाप्रिल भी हाइपरकैलिमिया करता है, तो हम साथ में क्यों देंगे? बैठ जाओ, समझ में नहीं आया। हाइपोकैलिमिया करते हैं थायराइड्स एंड लूप डायूरेटिक, इसीलिए उसके साथ अपन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देते हैं। अभी अगर तुम एक ऐसी ड्रग दे दोगे जो ऑलरेडी हाइपरकैलिमिया करती है, एस इनहिबिटर्स हाइपोटेंशन और हाइपरकैलिमिया करते हैं, हाइपरकैलिमिया। तो इनालाप्रिल या कोई भी एस इनहिबिटर को अपन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के साथ नहीं देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट का तो बताओ। पिंक, वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स डज नॉट रिक्वायर इट्स प्रेजेंस इन द ट्यूबुलर ल्यूमेन फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तुम्हें आता है आंसर? आता है आंसर? बोलो। वेरी गुड, इजी है, अगर पढ़ा है तो आएगा। आता है तुम्हें? वो लग गया था मुझे पहले ही। बैठ जाओ, पढ़ो भाई पढ़ो। नहीं पढ़ रही हो? अच्छा, कितनी लड़कियां पढ़ के आई थी ईमानदारी से बताओ डायूरेटिक्स? हाथ ऊपर करो, ऐसे करो कि दिखे दूसरों को। शर्मा क्यों रही हो? तुम बड़ी तो नाराज हो। अच्छा, इसलिए इसको समझ में नहीं आया। ये पढ़ तो रही है अभी तो। बाकी क्यों नहीं पढ़ के आई? क्यों नहीं पढ़ा बाकी लड़कियों ने? कुछ तो बोलो। अरे यार, आंसर भी नहीं बोलते हो। अभी ये तो मैंने जनरल बात पूछी, क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम बताओ क्यों नहीं पढ़ी हो? तुम
तुम भी दोनों खड़ी हो जाओ। चलो, क्यों नहीं पढ़े हो? तुम क्यों नहीं पढ़े? तुम्हें तो चैप्टर का नाम याद है? याद है आज क्या पढ़ा? ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा डायरेक्ट? बताओ तो सही ना बच्चों, कुछ तो बताओ। तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं होता है, तुम्हें हर टीचर नहीं बोलता पढ़ने के लिए, फिर क्यों नहीं पढ़ते? तुम क्यों नहीं पढ़ी हो? क्या नाम है तुम्हारा? सना। क्यों नहीं पढ़ी सना? टाइम नहीं मिला? मिला था, फिर क्यों नहीं पढ़ा? बहुत सारा पहले का भी बच रहा है, अब वो कब कर पढ़ेंगे? हम एटलीस्ट अगर एक चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो अपना एक इनर्शिया हटेगा कि हमने एक तो पढ़ा और फिर उससे थोड़ी स्पीड भी बनेगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि अभी तो यार शुरू से शुरू करेंगे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। कुछ तो आंसर देते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यस नाउ आई एम आंसरिंग, हमें कुछ समझ भी आ रहा है। पढ़ो, आज से ही पढ़ो। अब तुम नेक्स्ट में पढ़ के आओगी गार्गी नाम है, सना गार्गी। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पढ़ के आओगे। मैं बाकी लड़कियों के एक के नाम नहीं पूछ रही हूँ, सबको पढ़ना है इनको। ओके, लड़की का बोल रहे हैं लड़के। ओके, बैठ जाओ। सो आंसर इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। उसको ल्यूमन में होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग फिरिसेमाइड, द ट्रू स्टेटमेंट इज वो माइल्ड कराता है। वो तो बहुत एफिकेशियस है ना, तो माइल्ड थोड़ी कराता है वो। Acute pulmonary edema is an indication. Next बताओ। सी गायनेकोमेजिया वो खुद ही करता है, तो वो कहाँ से यूज होएगा गायनेकोमेजिया में? हर्सुटिज्म में यूज करते हैं। गायनेकोमेजिया ये करता है। ये फेमिनाइजिंग हार्मोन है, वो एंटी एंड्रोजेनिक है ना, फेमिनाइजिंग करता है। This diuretic could be considered appropriate for combining with ACE inhibitors. फिर से गलती। देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी यूज करो। अभी स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन दोनों भाई बहन है ना, तो दोनों एक ही क्लास की हैं, तो ये तो डेफिनेटली ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसे पहले ही हटा दो। अगर तुमको एक जैसे दो बीटा ब्लॉकर दिख रहे हैं, दो अल्फा दिख रहे हैं, जो कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं हम, तो वो तो हट ही गए ना बाय डिफॉल्ट। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और अमीलोराइड भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ओके, बताओ नेक्स्ट। 20% मैनिटॉल। जब भी मसल वीकनेस और क्रैम्पिंग है ना, हाइपोकर, अपने भी क्रैम्प्स आते हैं तो पोटेशियम कम है, और जब डेलीरियम ड्राउजीनेस हो रही है तब हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ थायराइड डायूरेटिक? जल्दी नहीं करनी। यस, ये फ्यूरिसमाइड करेगा, है ना। कैल्सी यूरिया, लूप लूजेस कैल्शियम, तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन लूप डायूरेटिक कराएगा, थायराइड नहीं कराएगा। एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड कहाँ यूज करते हैं? माउंटेन सिकनेस और ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलो। और याद सारे करें, अच्छी बात है। चलो अभी दोबारा रिवाइज करना, मैं बोलूंगी नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। ड्रग कॉजिंग डेफनेस, इथाक्राइनिक एसिड, गुड। एप्लेरिनोन इज ऑल ऑफ दीज, डायूरेटिक भी है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी, और हाइपोकलीमिया भी कराता है।
एसिटाजोलामाइड तो यूज ही नहीं होता यार, कहाँ से? क्योंकि किडनी में स्टोन हो रहा है ना? ये जो फ्यूरासेमाइड है ना, ये तो किडनी से एक्सक्रीट कराता है, तो कुछ वहां पे भी प्रेसिपिटेट होकर स्टोन बना सकता है। तो थायराइड ही है जो देंगे, वो सॉरी हाइड्रोक्लोरोथायराइड ही है जो देंगे। ये बताओ। ए गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी क्वेश्चन में? यस, एसिटाजोलामाइड। इनहिबिटर होता है ना, स्टिमुलेंट लिखा है ना लास्ट में। अपन क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस के आगे देखते ही नहीं है कि ये तो सही है, वो रह जाता है। ए आंसर। हाइपर कैल्सीमिया कौन कराता है? हाँ, एसिटाजोलामाइड साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जल्दी मत करो। डायरिया नहीं करता है। कैनरिनॉन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ spironolactone. Okay, so this is all for tutorial on diuretic.